स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रोक की पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े कि इंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम के क्या क्या इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, अब आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली, आपको पैथोफिजियोलॉजी पे पता चल गई। अब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने पेशेंट की इम्पेयरमेंट्स को लाजमी देखना होता है और आपने इन इम्पेयरमेंट्स का ही ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी इम्पेयरमेंट्स ऐसी हैं जो कि ठीक हो सकती हैं, कौन सी किस हद तक ठीक हो सकती हैं, कौन सी मुकम्मल रिकवरी की तरफ जा सकती हैं और कौन सी ऐसी हैं जिसके लिए मेरा कोई काम नहीं है बल्कि मुझे किसी और की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगर स्पीच एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो मुझे एक स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर कौन कौन सी इम्पेयरमेंट्स आती हैं और आपने उन इम्पेयरमेंट्स की रिहैबिलिटेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन और उनसे एसोसिएटेड जो कंडीशन है। ऑब्वियसली जब आपके पास कोई पेशेंट आता है स्ट्रोक का, आपके रिहैब सेंटर में या आपकी क्लिनिक में आता है, तो उसकी जो रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो आपको पता चलेंगे। ऑब्वियसली पेशेंट कॉन्शियस है, वो चल पा रहा है, तो ही तो आपकी क्लिनिक आया है। लेकिन अगर आप किसी आईसीयू के अंदर, किसी न्यूरो वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है, कोमा में है, पेशेंट लेथार्जिक है, पेशेंट स्टूपर यानी कंफ्यूज्ड स्टेट में है, तो हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो कहता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर पेशेंट को एमसीए यानी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का मेजर स्ट्रोक हो। ठीक है, तो उसके अंदर ही ज़्यादा इम्पेयरमेंट होता है। इसको असेस करने के लिए आप जो है वो जीसीएस स्केल यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर जब भी वार्ड्स के अंदर जाते हैं विजिट के लिए, तो आपके पास फाइल के ऊपर लिखा होता है कि पेशेंट का जीसीएस स्कोर क्या है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल होता है, आपने ये सुना भी होगा। हम स्केल को डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़े, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी इम्पेयरमेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें हम 3 चीज़ों का असेस करते हैं। आई ओपनिंग चेक करते हैं, पहले हम पेशेंट को आवाज़ देकर कहते हैं, अगर वो सुन लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको कोई पेनफुल स्टिमुलस या नॉर्मल सेंसरी स्टिमुलस दे के फिर हम सब चीज़ें जो है ना वो उसकी इस तरह से असेस करते हैं। ठीक है, फिर हम उसको मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि पेशेंट आपकी कमांड को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं है, पेशेंट डी कॉर्टिकेट या डी सेरिब्रेट पोस्चर के अंदर है, पेशेंट की बॉडी फ्लेक्स्ड है या फिर पेशेंट की बॉडी जो है वो एक्सटेंडेड पोस्चर में है। ये सब चीज़ें आपने देखनी होती है। उसके बाद आपने वर्बल रिस्पॉन्स देखना होता है कि पेशेंट बोल पा रहा है, अगर बोल पा रहा है तो उसकी स्पीच कैसी है, क्या वो आपकी बात को समझ के फिर सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फिर उसकी स्पीच 1-2 लफ्ज़ों में ख़त्म हो रही है। ये सब चीज़ें आप जीसीएस के थ्रू चेक करते हैं। जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर जो है वो 15 होता है, मिनिमम जो है वो 3 होता है। ठीक है, क्या आपको समझ आ गई होगी। तो बस आपने ये याद रखना है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एमसीए स्ट्रोक में इम्पेयर होता है। यू कैन असेस इट यूजिंग जीसीएस स्केल, और जीसीएस में हम 3 चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, आई ओपनिंग, मोटर रिस्पॉन्स एंड वर्बल रिस्पॉन्स। अब ये चीज़ अब आपने देख ली, तो दूसरी बात आपके पास आती है कि पेशेंट की स्पीच या लैंग्वेज तो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको वो कहता है कि यूजली ऐसा होता है कि जब भी डोमिनेंट हेमिस्फेयर यानी वो वाला हेमिस्फेयर जो कि आपके सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेट्स से अगर एक पेशेंट जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, तो उसका जो राइट हेमिस्फेयर है वो डोमिनेट होगा, क्योंकि हमें पता है राइट साइड बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। तो अगर पेशेंट का डोमिनेंट हेमिस्फेयर अफेक्ट हुआ है तो फिर पेशेंट के अंदर जो है वो स्पीच एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमनली आएंगी। मैं बार बार एक तरह की स्पीच एबनॉर्मेलिटीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दैट इज़ एफेजिया, एंड देन हम लोगों ने डिसार्थ्रिया भी पढ़ा। एफेजिया क्या होता है, इस तरह का डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट को ब्रेन डैमेज होता है और उसकी वजह से उसकी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, ये तीनों चीज़ें अफेक्टेड होती है। मतलब वो अपने लफ्ज़ों को सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसको ढाल नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रहा है। अब हमारे पास एफेजिया, फ्लुएंट एफेजिया यानी वर्निकीज एफेजिया होता है। वो कहते हैं इसमें ना आपका पेशेंट जो है वो बोल तो लेता है, उसके लफ्ज़ सही अदा तो हो रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीच की कोई सेंस नहीं बन रही है। ठीक है, दूसरी उसको अपनी स्पीच की कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, दैट इज़ वर्निकीज एफेजिया। और कब होता है, जब हमारे पास लैटरल टेम्पोरल लोब अफेक्ट होती है। नॉन फ्लुएंट एफेजिया, नाम से पता चल रहा है, इसको हम ब्रोकाज एफेजिया भी कहते हैं। ये इस तरह का एफेजिया होता है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो बोल नहीं पा रहा होता है। ठीक है, उसको समझ लग रही होती है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके लफ्ज़ अदा नहीं हो पा रहे होते, वो बोल नहीं पा रहा होता। ठीक है, ग्लोबल एफेजिया, उसमें दोनों चीज़ें होंगी, ना वो समझ पाएगा ना वो बोल पाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो नॉन फ्लुएंट यानी ब्रोकाज एफेजिया, ये कब होता है, जब हमारे पास फ्रंटल लोब अफेक्ट होती है। ठीक है, अच्छा, एफेजिया के अलावा
एक कॉमन स्पीच एबनॉर्मेलिटीज होती है जिनको हम डिसआर्थरिया कहते हैं दैट इज़ अ न्यूरोमोटर डिसऑर्डर। न्यूरोमोटर डिसऑर्डर है यानी नर्वस सिस्टम की वजह से, न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से पेशेंट का मोटर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसमें उसके मसल्स काम नहीं कर रहे, जिसमें उसकी जो है ना वो लैरिंग्स काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसकी वॉइस जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही। ठीक है, समझ भी आ रहा है उसको ये भी पता है उसने क्या बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। ठीक है, डिसआर्थरिया ना एक थोड़ा सा कंफ्यूज होता है ब्रोकास एफेजिया के साथ, बस आपने ये याद रखना है दैट इज़ अ न्यूरोमोटर। और इसके अंदर पेशेंट की नर्व्स जो फेशियल नर्व है, इसके अलावा ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स हैं, जो है हमारे ट्राइजेमिनल है, ये जो मसल्स को सप्लाई करती है ना, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन या टंग को, ये वाली चीज़ें भी आपके अफेक्ट हुई होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की आवाज़ निकल ही नहीं रही होती। ठीक है, कहते हैं कि ये हमारे पास हो गया लैंग्वेज और स्पीच के डिसऑर्डर। वो कहते हैं कि जब भी पेशेंट आपके पास ऐसे आता है तो इसके अंदर कहते हैं कि डिसआर्थरिया में उसकी जो है वो रेस्पिरेशन भी इफेक्ट हो सकती है, आर्टिकुलेशन यानी लफ्ज़ों को मिलाकर कैसे अदा करना, वो फोनेशन ख़राब हो सकती है, और रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें उसकी जो है ना वो अफेक्ट होंगी। दैट इज़ द डिसआर्थरिया, जो कि इन चीज़ों के साथ पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस इससे आगे आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ना वो कहते हैं कि इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट, हमने स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए रेकमेंडेड है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ की जाए। अगर पेशेंट को स्पीच का प्रॉब्लम है तो आपको जो है वो उसको एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ेगा जो कि उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लिखी हुई। फिर आपके पास आता है डिस्फेजिया, यानी पेशेंट को आपने देख लिया वो जाग रहा है कि नहीं जाग रहा, उसको होश है कि नहीं है, फिर आपने देख लिया वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। फिर अगला मसला आता है उसके खाने का, कि वो खा पा रहा है कि नहीं खा पा रहा है। तो हमारे पास पेशेंट जो स्ट्रोक के होते हैं, अगर इनके अंदर ब्रेन स्टेम ज़्यादा अफेक्टेड हो, हमें पता है कि ब्रेन स्टेम वो वाला एरिया है जहाँ से आपके बहुत से इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई परे होते हैं, वहाँ से बहुत से इंपॉर्टेंट आपके पैथवे गुजरे होते हैं। तो वो कहता है कि जब भी ब्रेन स्टेम अफेक्ट होगी तो पेशेंट को डिस्फेजिया यानी इनएबिलिटी टू स्वॉलो लाजमी आएगी। ठीक है, कहते हैं कि स्वॉलोइंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी पेशेंट निगल नहीं पा रहा हो तो उसमें ट्राइजेमिनियल या फेशियल नर्व आएगी। इसके अलावा हमारे पास अगर फेरिंजियल स्टेज है, यानी खाना जब अंदर जा रहा होता है, तो वो कहते हैं कि इस वक्त मसला आएगा अगर ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस नर्व, असेसिनी नर्व या आपकी हाइपोग्लोसल नर्व, ये वो नर्व्स हैं जो आपकी टंग को सप्लाई कर रही होती हैं। वेगस नर्व वो नर्व है जो पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये सारी नर्व्स जो है ना अल्टीमेटली इन चीज़ों का अफेक्ट करेंगी अगर ये डैमेज है। तो कहते हैं कि इनमें पेशेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहते हैं कि जो है ना उसका स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स डिले होगा, फेरिंजियल पेरिस्टाल्सिस स्लो होगा। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि पेशेंट की जो लिंगुअल, मतलब पेशेंट जो है वो यहाँ से हम लोग को पता है ना कि ज़ुबान ही काम करेगी तो ही तो मसला होगा, जो टंग ने ही पुश करना है फूड को बैकवर्ड, तो लिंगुअल कंट्रोल भी उसका ख़राब होगा। इसके अलावा कहते हैं कि पेशेंट अगर बाजों का स्ट्रोक का पेशेंट अगर सही तरह से बैठ नहीं पा रहा, उसके लिप क्लोजर ठीक तरह से नहीं हो रहा, उसका जॉ क्लोजर ठीक तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है अगर च्यूइंग करनी है तो ज़रूरी है ना कि आपके जो टंग है या आपका जो फेस है, आपकी जो मैंडिबल है, वो प्रॉपरली जो है वो प्रोट्यूड करे, वो सारी मूवमेंट उसकी हो। तो अगर ये चीज़ें नहीं हो रही, जॉ क्लोजर, लिप क्लोजर नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली डिस्फेजिया में रिजल्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि पेशेंट को एस्पायरेशन हो सकती है। जिनके अंदर इस तरह का मसला होगा तो हो सकता है कि पेशेंट की जो फूड है वो उसके फूड पाइप की बजाय विंड पाइप के अंदर चली जाए, उसके एयर वे को जो है ना वो अफेक्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस जो है इस कंडीशन में क्या है, ऑल्टर्ड हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वो कहते हैं कि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एस्पायरेशन अगर सीवियर लेवल की है तो फिर आपने पेशेंट को जो है ना वो नील पर ओस, मतलब इससे मुराद होती है कि पेशेंट जो है वो मुंह के ज़रिए कोई खाना ना खा सके। इसके अलावा आप एनजी ट्यूब यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आईवी रूट्स के थ्रू पेशेंट को कुछ फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ हद तक पूरी हो सकें। ठीक है, अब आपने ये सब चीज़ें असेस कर ली, आपने देख लिया पेशेंट खा भी रहा, खाने पीने का मसला हल हो गया, जागने का मसला हल हो गया। अब आती है जी कॉग्निटिव फंक्शन, कि पेशेंट सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसकी मेमोरी ठीक है कि नहीं है, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन ठीक है कि नहीं है, पेशेंट कंफ्यूज स्टेट में है कि नहीं है, ये सब चीज़ें अब आपने चेक करनी है। कहते हैं कि हमें पता है कि हमारे कॉग्निशन के साथ रिलेटेड पार्ट कौन सा होता है, दैट इज़ योर फ्रंटल लोब, या आप उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब जो कॉर्टेक्स है ना, ये आपके एग्जेक्टिव फंक्शन में, डिसीजन मेकिंग में, मेमोरी में, अटेंशन में, इन सब चीज़ों से जो है ना वो काम कर रहा होता है। जब ये अफेक्टेड होता है तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको देखने को मिलती हैं। पहली बात है अटेंशन डेफिसिट होता है। अटेंशन को बुक में ना आपको बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन करता है। वो कहता है कि पेशेंट
का या एक नॉर्मल पर्सन का रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर स्टिमुलस। मतलब हमें दिन में 70 से ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा स्टिमुलस एक टाइम पे मिल रहा होता है, लेकिन हमें हर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। अगर कोई बच्चा लेक्चर ले रहा है तो उसको इधर से भी आवाज़ आएगी, उधर से भी आवाज़ आएगी, लेकिन उससे फोकस किसके पे करना है, टीचर की आवाज़ पे करना है, ठीक है। तो वो कितना अटेंटिवली टीचर की बात को रिस्पॉन्स कर रहा है वो आपकी अटेंशन एबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। अटेंशन स्पैन या अटेंशन एबिलिटी आप उसको कह सकते हैं। तो अटेंशन इसको कहते हैं कि सिलेक्टिव स्टिमुलस से सिलेक्टिव रिस्पॉन्स करना, दैट इज़ अटेंशन। अब जो आपकी अटेंशन है ना इन पेशेंट्स के अंदर वो इम्पेयर होती है, पेशेंट फोकस ही नहीं कर पाता, ठीक है। डिवाइडेड अटेंशन, यानी उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इस बात को जवाब दूँ, इस बात को जवाब दूँ, बिल्कुल भी ये सब चीज़ें जो है ना उसकी अफेक्ट होती हैं। ये ना मैं आपको बुक से भी पढ़ाऊँगी ताकि आपके लिए वहाँ पर से आसानी हो सके। इसके अलावा सस्टेन अटेंशन, बाज़ औक़ात पेशेंट सिर्फ एक ही जगह को देखता रहता है, और फिर बाज़ औक़ात पेशेंट ऐसे होता है कि वो एक जगह को देख ही नहीं पाता, कभी वो इधर कभी वो इधर कभी वो इधर, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं, क्योंकि मल्टीपल स्टिमुलस एट अ टाइम आ रहे होते हैं। ऑल्टरनेटिंग अटेंशन, पेशेंट ने अगर एक चीज़ से ऑल्टरनेट करके दूसरी चीज़ पर जाना है, एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने की बजाय दूसरी चीज़ को सुनना है, वो नहीं कर पाएगा, पेशेंट उसको समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है मेमोरी। मेमोरी हमें पता है कि एक पर्सन की एबिलिटी कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर कर सके, उनको परसीव कर सके और उनसे रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी में आती हैं। अब ना मेमोरी हमें पता है एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो रीसेंट मेमोरी होती है, कोई इवेंट्स अभी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी कई साल पुरानी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट्स को कई साल पुरानी बात तो याद रह रही होती है, लेकिन अभी उनके साथ इस मोमेंट पे क्या हुआ या उनके साथ कल क्या हुआ, तो ये चीज़ें उनको याद नहीं रह रही होती, ठीक है। तो ये मेमोरी भी ख़राब हो सकती है पेशेंट की। प्रिजर्वेशन से क्या मुराद है, पेशेंट ना एक ही बात को बार बार करी जाता है, कंटिन्यूडली बार बार वो अपने वर्ड्स को रिपीट करी जाता है। कन्फेबुलेशन क्या होती है, चूंकि पेशेंट को मेमोरी डिफिसिट होता है, वो अलग तरह से स्टोरीज बनाना शुरू हो जाते हैं उन गैप्स को फिल करने के लिए जो उनकी मेमोरी के अंदर होता है, राइट। देन हमारे पास आती है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन से मुराद ये है कि पेशेंट को अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट की अवेयरनेस प्रॉपरली नहीं हो पा रही होती है, वो उस इन्वायरमेंट से प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं दैट इज़ और ये मोस्ट कॉमनली कब होता है, जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई। इसके अलावा कॉग्निटिव डिसफंक्शन में पेशेंट्स की सेंसेशन भी अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं कि ना पेशेंट को इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, साइकोसिस या डिल्यूजन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक बार वो कहते हैं कि मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया हो सकता है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि ब्रेन ना स्मॉल आर्टरीज के स्ट्रोक की वजह से कुछ पर्टिकुलर एरियाज ब्रेन के अफेक्ट हुए और उन्होंने जो है वो डिफरेंट जगहों पर जाकर ये चीज़ें कॉज करना शुरू कर दी, और इसमें एपिसोडिक मेमोरी लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं डिलीरियम को कहते हैं, इसको हम ना एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट कहते हैं, और ये इस तरह का मसला होता है जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस क्लाउड होती है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, और डलिंग कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। मतलब एक तो ये कि उसको जो है ना वो अपनी आंखों के आगे बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि उसको अंधेरा आ रहा हो या उसको समझ ना आ रही हो ये क्या है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे उसको ना वो बोल पा रहा होता है, ना सुन पा रहा होता है, बस उसको ना एकदम से अजीब सी कैफियत होना शुरू हो जाती है। इसको आप डिलीरियम में कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं कन्फ्यूजन स्टेट में मैंने आपको बता दी क्लाउडिंग ऑफ। इसके अलावा हेलुसिनेशन हो सकती है या एजिटेशन पेशेंट को हो सकती है, पेशेंट इरिटेटेड रहेगा। इतना बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट जो हैं वो जो इन कंडीशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। कहता है कि अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंट के कॉग्निटिव डिसफंक्शन को असेस करें थ्रू स्केल टू व्हाट एक्सटेंट की डिसफंक्शन प्रेजेंट है। फॉर दैट आप लोग एक स्केल यूज़ करते हैं, दैट इज़ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये एक स्केल होता है, इसमें आई थिंक के 13 क्वेश्चन होते हैं। आपने उनकी बेस के ऊपर पेशेंट को जो है वो करना होता है, उसमें आप अटेंशन, ओरिएंटेशन, स्पेसिफिक टास्क और सबको असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बस आपने ये याद रखते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज़ द स्केल दैट इज़ यूज टू असेस द कॉग्निटिव डिसफंक्शन इन पेशेंट्स विद स्ट्रोक, ठीक है। नॉट ओनली विद स्ट्रोक, आप किसी के अंदर भी यूज़ कर सकेंगे स्केल, इवन साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, बट जस्ट आपने ये बात याद रखी। अच्छा, फिर कहते हैं कि आप पेशेंट के इमोशंस भी अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब इमोशंस वो कहते हैं कब होते हैं, बल्बर या सूडो बल्बर पाल्सीज के अंदर होते हैं। अगर पेशेंट की फ्रंटल लोब ख़राब हो गई है
इसके अलावा पेशेंट के हाइपोथैलेमस के अंदर मसला आ गया है, और हमें एक पता है कि एक सिस्टम जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस, और अगर ये सिस्टम अफेक्ट हो जाता है तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब कहते हैं कि ना इसमें पहली बात आती है दैट इज़ सूडोबल्बर इफेक्ट। इससे क्या मुराद होती है? सूडोबल्बर इफेक्ट इस तरह का होता है कि प्रॉपर स्टिमुलस नहीं है, पेशेंट को ना कभी वो रोने लग जाता है, कभी वो हंसने लग जाता है विदाउट एनी प्रॉपर स्टिमुलस, ठीक है। वो एक अजीब सी कैफियत होती है ना, उसको समझ आ रहा होता है मैं रो क्यों रहा, मैं हंस के, बस वो एकदम से जो है ना उसके अंदर ऑल्टरेशन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने सूडोबल्बर पाल्सी को इमोशनल एबिलिटी या इमोशनल डिसरेगुलेशन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इसके अलावा एपैथी होती है कि ना पेशेंट बिल्कुल बाज़-औक़ात इमोशन लेस हो जाते हैं, ठीक है। बाज़-औक़ात पेशेंट का रिस्पॉन्स अब बिल्कुल ब्लंट होता है, इतना मसला नहीं होता जब पेशेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देता है। यूफोरिया, हम सबको ये बात पता है कि पेशेंट को एकदम से फीलिंग ऑफ वेलबींग आना, तो एकदम से जॉय आना शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। डिप्रेशन, कॉन्स्टेंटली पेशेंट अगर सैड फील कर रहा है, ठीक है, सैड फीलिंग के साथ साथ होपलेसनेस या वर्थलेसनेस या हेल्पलेसनेस, ये तीनों बातें ना डिप्रेशन की डेफिनेशन में बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली सैडनेस को आप डिप्रेशन नहीं कह सकते, ठीक है। होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस, ये तीनों चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। इन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है, दीज पेशेंट आर मोर वनरेबल टू एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। इनके अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। अब जब आपने ये देख लिया, अब आपने ये देखना है कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसका लेफ्ट हेमिस्फीयर इफेक्ट है या राइट हेमिस्फीयर इफेक्ट है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, इन सब चीज़ों का कवर किया।